बुक बातें में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य की एक बहुत ही प्यारी कहानी पर, मुंशी प्रेमचंद की बूढ़ी काकी, जिसे बच्चों के लिए भी ढाला गया है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की और वहाँ रहने वाली एक बहुत बुजुर्ग महिला की, जिनका नाम है काकी। तो कहानी जब शुरू होती है तो काकी की हालत, मतलब वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, बाल एकदम रुई जैसे सफेद हो गए हैं, हाथ हर वक्त कांपते रहते हैं और आंखों से भी ठीक से दिखता नहीं है। चलना फिरना भी काफी मुश्किल हो गया है उनके लिए। पर ऐसा हमेशा नहीं था, है ना। एक जमाना था जब काकी का अपना रुतबा था। वो एक अच्छे खाते पीते परिवार की थी, बहुत दयालु और मेहनती भी थी। उनके पति के जाने के बाद उन्होंने अपनी सारी जायदाद, सब कुछ अपने भतीजे बुद्धिराम को दे दिया था, इसी भरोसे पर कि भाई भतीजा और उसकी पत्नी बुढ़ापे में माँ की तरह ही देखभाल करेंगे। पर अफसोस होता है ना, अक्सर जिंदगी उम्मीदों से बिल्कुल अलग चलती है। बुद्धिराम की शादी हुई, रूपा से बच्चे हुए, घर भर गया लोगों से, लेकिन इस भरे पूरे घर में काकी वो एकदम अकेली हो गई। और वो वादा जैसे हवा हो गया। बिल्कुल, वो कोना पकड़ लेती हैं घर का। घर में चहल पहल है, बच्चे हैं, मेहमान हैं, पर काकी बस एक अंधेरे से कोने में सिमटी हुई, जैसे है ही नहीं। कोई उनसे बात नहीं करता, कोई पूछता नहीं, और सबसे बुरी बात, खाना, पेट भर खाना भी नहीं मिलता। सोचिए, जिस औरत ने अपना सब दे दिया, उसे मिलती हैं सूखी रोटियां, कभी कभी तो वो भी नहीं। वो बेचारी भूखी रहती हैं, पेट अंदर धंस गया है, पर कुछ कह नहीं पाती। शायद हिम्मत नहीं या कुछ सुनने वाला नहीं। हाँ, बस इंतजार कि शायद किसी को तरस आ जाए, कोई पूछ ले। ये स्थिति देखिए, ये सिर्फ काकी की अपनी कहानी नहीं है। प्रेमचंद यहाँ एक बड़े सामाजिक मुद्दे पर इशारा कर रहे हैं। बदलते पारिवारिक रिश्ते, वादे जो पूरे नहीं होते, और इसमें पिसते हैं बुजुर्ग। सही कहा। ये जो विरोधाभास है ना, कि उन्होंने क्या दिया और उन्हें क्या मिल रहा है, ये बहुत दुखद है। कैसे, मतलब समय के साथ, रिश्तों के बदलने के साथ एक इंसान बिल्कुल हाशिए पर चला जाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ पेट की भूख नहीं रह जाती, फिर ये सम्मान की, अपनेपन की भूख बन जाती है। और वो शायद ज्यादा तकलीफ देती है। प्रेमचंद ये आईना दिखा रहे हैं समाज को। उस जमाने में, और शायद आज भी कुछ हद तक, विधवा और बुजुर्ग महिलाओं की स्थिति ऐसी हो जाती थी। उनका जैसे कोई मोल नहीं रह जाता था। काकी का चरित्र इसी सच्चाई को दिखाता है। उनका त्याग और उनकी आज की दशा, बहुत फर्क है। और कहानी में ये अकेलापन और उपेक्षा तब और बढ़ जाती है जब बुद्धिराम के घर में एक बड़ी दावत होती है। बेटे का तिलक है शायद, पूरा गांव बुलाया गया है, मेहमानों की भीड़ है, घर में खूब रौनक है। अब जरा सोचिए वो माहौल, रसोई से कैसी खुशबू आ रही होगी, गर्मा गर्म पूड़ियाँ, घी की महक, केसर वाली खीर, पकौड़े, सब्जियाँ, लड्डू। मुंह में पानी आ जाता है सोचकर ही। हाँ, और काकी उसी कोने में बैठी हैं, ये सब महकें उन तक पहुँच रही हैं, और जाहिर है उनका मन ललचा रहा है। बरसों से ऐसा खाना नहीं खाया होगा उन्होंने, तो उनके मन में एक छोटी सी दबी सी उम्मीद जगती है कि भाई आज तो इतनी बड़ी दावत है, इतने पकवान बने, शायद आज तो कुछ अच्छा मिलेगा खाने को। एक स्वाभाविक सी उम्मीद। हाँ, वो इंतजार करती हैं, कोई बुलाएगा, कोई पूछेगा। लेकिन घंटे बीत जाते हैं, मेहमान आते हैं, खाते हैं, हंसते बोलते हैं, चले जाते हैं। रूपा पूड़ियाँ परोसने में लगी है, बुद्धिराम मेहमानों की देखभाल में। किसी को भी उस बूढ़ी भूखी काकी का ख्याल तक नहीं आता। कोई नहीं देखता उनकी तरफ। बिल्कुल नहीं। पेट गुड़गुड़ा रहा है उनका, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, जैसे वो उस जश्न का हिस्सा ही नहीं है। ये भावत वाला जो हिस्सा है ना कहानी का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रतिवाद देखिए। दावत क्या होती है? समुदाय, खुशी, खाना पीना, प्रचुरता, ये सब ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ प्रेमचंद इसी दावत को इस्तेमाल कर रहे हैं काकी के अकेलेपन को, उनके बहिष्कार को, उनकी कमी को दिखाने के लिए। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जहाँ एक तरफ खाने का जश्न है, वहीं घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य भूखी है। मतलब ये दावत उनकी हालत को और ज्यादा उफाड़ देती है। बिल्कुल। जो चीज खुशी की होनी चाहिए, वो उनके दुख को और गहरा कर रही है। ये दिखाता है कि कैसे सामाजिक रस्में, दिखावा, वो व्यक्तिगत जिम्मेदारियों पर, इंसानियत पर भारी पड़ जाता है। मेहमानों के सामने अच्छा दिखना है, लेकिन घर के सदस्य की परवाह नहीं। ये दावत एक तरह से उस समाज की नैतिकता पर भी सवाल है। बाहर उत्सव है, पर अंदर करुणा नहीं है,
सम्मान नहीं है। सही बात है। और फिर रात होती है, दावत खत्म, मेहमान जा चुके, घर के लोग खा पी कर सो गए, सब शांत। और इस सन्नाटे में काकी उठती हैं, हिम्मत करके। उनके कमजोर पैर कांपते हुए मुश्किल से चलती हैं वो। धीरे धीरे दीवार का सहारा लेकर टटोलते हुए रसोई की तरफ जाती हैं। अंधेरा है, दिखता भी नहीं ठीक से। अपने कांपते हाथों से वो जमीन पर देखती हैं, झूठी पत्तल, बर्तन, कि शायद कुछ बचावा मिल जाए। हाँ, सोचकर ही कितना बुरा लगता है। और फिर आखिरकार उन्हें एक पत्तल मिलती है, उसमें कुछ पूड़ियों के टुकड़े, थोड़ी सी खीर लगी हुई, जूठन। लेकिन उस वक्त उनके लिए वो अमृत जैसा है। वो वहीं जमीन पर बैठ जाती हैं और बहुत बहुत बेसब्री से, जैसे कोई भूखा बच्चा खाता है, वैसे उन टुकड़ों को खाने लगती हैं। ये पढ़ते हुए या सुनते हुए भी मन एकदम भारी हो जाता है। इंसान की जो सबसे पहली जरूरत है भोजन, उसके लिए एक बुजुर्ग की ये हालत, ये सिर्फ भूख नहीं, ये अपमान की, गरिमा के हनन की पराकाष्ठा है। हाँ, जिसने सब दिया वो आज जूठन खा रही है। बुद्धिराम और रूपा के लिए गुस्सा आता है मन में। बिल्कुल। और तभी कहानी में एक मोड़ आता है। बुद्धिराम और रूपा की छोटी बेटी है लाडली, वो जाग जाती है और वो देखती है कि अंधेरे में दादी जमीन पर बैठकर जूठी पत्तल से खा रही हैं। अब देखिए एक बच्चे का रिएक्शन। वो डरती नहीं, चिल्लाती नहीं, न माँ बाप को जगाती है। वो चुपचाप दादी के पास जाती है, उनके पास बैठ जाती है। वो छोटी सी बच्ची, वो समझ जाती दादी की भूख, उनकी तकलीफ। बच्चों में वो मासूमियत होती है, वो देख लेते हैं जो बड़े नहीं देख पाते। हाँ, वो पूछती है, काकी क्या अभी तक सबने खाना नहीं खाया? फिर कहती है, चलो मैं तुम्हें पूड़ियाँ दूं। काकी मना करती है तो जिद करती है, नहीं दादी उठो, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। और वो सिर्फ कहती नहीं, वो भागकर जाती है, अपनी गुड़ियों की पिटारी से पूड़ियाँ निकाल कर लाती है, अपने हिस्से की। हाँ, अपने हिस्से की पूड़ियाँ और सब्जी लाती है और काकी को देती है। वो छोटी सी बच्ची, वो अन्याय देख लेती है जिसे बड़े अनदेखा कर रहे थे। वो अपनी दादी को जूठा खाते नहीं देख पाती, अपनी तरफ से जो बन पड़ता है वो करती है। काकी तो बस देखती रह जाती हैं। उस बच्ची का प्यार देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पता नहीं दुख के या शुक्र के, हाँ, शायद दोनों के, कि चलो कोई तो है इस घर में जो प्यार करता है। वो लाडली के सिर पे हाथ फेरती हैं, मनी मन दुआएं देती हैं। ये जो क्षण है ना, ये कहानी का जैसे दिल है। लाडली का चरित्र बहुत गहरा है। पहली बात तो ये कि करुणा, सहानुभूति, ये उम्र की मोहताज नहीं, बच्चों में ज्यादा साफ दिखती है कभी कभी। हाँ, जहाँ बड़े लोग दुनियादारी में, स्वार्थ में उलझ जाते हैं, लाडली को बस सही गलत दिख रहा है। तो क्या लाडली एक उम्मीद की तरह है कहानी में? हाँ बिल्कुल, उम्मीद की किरण तो है ही, पर वो सिर्फ उम्मीद नहीं है, वो एक तरह से घर के बड़ों के लिए एक आईना भी है, एक फटकार है। अच्छा। उसका काम उनकी गलती को दिखाता है। प्रेमचंद शायद ये कह रहे हैं कि बच्चे उन मूल्यों को जिंदा रखते हैं जिन्हें बड़े भूल जाते हैं। लाडली काकी को सिर्फ खाना नहीं दे रही, वो उन्हें इज्जत दे रही है, अपनापन दे रही है, जिसके लिए वो तरस रही थी। तो ये एक बच्चे का बहुत बड़ा काम है। और ये सवाल भी है कि क्या बड़ों को जगाने के लिए ऐसी ही किसी चोट की जरूरत होती है? और शायद होती है। हाँ, क्योंकि अगली सुबह जब रूपा रसोई में आती है तो वो यही देखती है, काकी पतलों के पास बैठी हैं और लाडली उन्हें अपनी पूड़ियाँ दे रही है। रूपा ये देखकर एकदम सन्न रह जाती है। उसे रात की पूरी बात याद आ जाती है, दावत, काकी को अनदेखा करना। और अब ये उसे बहुत ज्यादा शर्म आती है, ग्लानि होती है, अपनी गलती का एहसास। हाँ, भयानक एहसास कि कितनी निष्ठुर हो गई थी वो। जिस माँ जैसी काकी के कारण सब कुछ मिला, उसी को जूठन खाने पर मजबूर कर दिया। और उसकी अपनी बेटी वो गलती सुधार रही है। ये शर्म बहुत शक्तिशाली हो सकती है कभी कभी। रूपा और बुद्धिराम दोनों को अपनी भूल समझ आती है। अब वो काकी की देखभाल करने लगते हैं। उन्हें टाइम पर खाना मिलता है, अच्छा गरम खाना, बिस्तर साफ मिलता है। हाँ, नर्म बिस्तर, और सबसे जरूरी थोड़ा प्यार, थोड़ा अपनापन। तिरस्कार की जगह। कहानी के आखिर में लिखा है कि काकी के चेहरे पर रौनक लौट आती है। वो लाडली को बहुत आशीर्वाद देती है, घर में जैसे शांति आ जाती है। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है, ये जो बदलाव आया, ये शर्म से आया है। रूपा को अपनी बेटी के सामने अपनी कमी का एहसास हुआ। हाँ, प्रेमचंद यहाँ मानवीय मनोविज्ञान को समझते हैं। कभी कभी शर्म हमें सही रास्ते पर लाती है,
पर सवाल ये है, और कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ती है, क्या सवाल? कि क्या शर्म से आया बदलाव टिकाऊ होता है? क्या ये दिल का बदलना है, या बस एक शर्मिंदगी का नतीजा जो शायद वक्त के साथ कम हो जाए? अच्छा, हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। कहानी का अंत तो अच्छा लगता है, पर क्या ये पक्का बदलाव है या बस दिखावा है शर्म से बचने का? क्या उन्होंने सच में काकी के प्रति अपना फर्ज और प्यार महसूस किया? ये प्रेमचंद पाठक पर छोड़ देते हैं। ये वाकई एक गहरा सवाल है कि शर्म कितनी टिकाऊ नींव है। पर अगर हम कहानी के मुख्य संदेश पर आएं, खासकर बच्चों के लिए जो रूप है इसका, तो वो क्या है? मुझे लगता है बहुत साफ है। अपने बुजुर्गों का सम्मान करो, उनकी देखभाल करो। वो कमजोर हो सकते हैं, पर उनका दिल प्यार और आशीर्वाद से भरा होता है। उन्हें भूलना, उनकी उपेक्षा करना, ये गलत है। ये हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और इसी सीधी सी सीख को अगर थोड़ा और फैलाएं, तो ये कहानी हमें पीढ़ियों के बीच के रिश्ते के बारे में सोचने को कहती है। हम अपनी अगली पीढ़ी को क्या सिखा रहे हैं, कि बुजुर्ग बोझ है या वो अनुभव का खजाना है? सही बात। काकी की कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, ये हमारे समाज का आईना है। हमारे रोज के छोटे छोटे काम ही हमारी इंसानियत बताते हैं। किसी बुजुर्ग की मदद करना, उनसे बात करना, या उन्हें अनदेखा कर देना। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास जो काकियां हैं, क्या हम उनके प्रति संवेदनशील हैं? क्या हम उनकी जरूरतें समझ रहे हैं? ये सवाल रह जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद की बूढ़ी काकी पर इस बातचीत में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये चर्चा अच्छी लगी होगी और कुछ सोचने को मिला होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने ख्याल नीचे कमेंट्स में बताइएगा, और हाँ, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी जरूर करें। बिल्कुल। ऐसी ही और कहानियों और चर्चाओं के लिए बुक बातें को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वो जो घंटी का बटन है ना, उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि नया एपिसोड आते ही आपको पता चल जाए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।